गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिविल लाइफ। हम पढ़ रहे थे भारत की खोज, उसमें चैप्टर 3 चल रहा था। चैप्टर तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन उसका फ्लो चार्ट अभी बाकी था। तो इस वीडियो में हम फ्लो चार्ट देखेंगे कि किस तरह बनाते हैं। साथ ही हम मैप के साथ उसके लोकेशन को जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इसमें बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, अतीत की पहली तस्वीर। तो जैसा कि मैंने बताया था कि पहले अतीत के बारे में जानना काफ़ी कठिन होता था इतिहासकारों के लिए, लेकिन जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई, जब वहाँ के बहुत से स्थल मिलने लगे, तो अतीत के बारे में कई सारी जानकारियाँ मिलने लगी। उत्तर भारत में दूर दूर तक विस्तार, और इसका जो विस्तार है अधिकतर नॉर्थ इंडिया में देखने को ज़्यादा मिलता है। अगर अवशेष की बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो जो कि सिंध में है, और हड़प्पा जो कि पश्चिमी पंजाब में। तो ये दो स्थल मिले वहां से, जहां से बहुत सारे अवशेष मिले हैं, जिससे हमें यहाँ के अतीत के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बारे में देखा कि और एक दूसरा है कि काठियावाड़ में भी अवशेष है, और साथ ही अंबाला जिला जो कि पंजाब में है। तो इन सभी जगहों पे अवशेष मिले हैं, तो आपको ये सभी जगह ध्यान रखना है। अगर अब दूसरा बात करते हैं तो धर्मनिरपेक्ष, यानी ये जो समाज था वो धर्मनिरपेक्ष था। यानी कि धर्म चूंकि बहुत ज्यादा थे, लेकिन धर्मनिरपेक्षता का मतलब मैंने आपको बताया था कि इसका धर्म से कोई लेना देना ना हो। जैसे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ पे सभी धर्मों को, ना तो किसी धर्म को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है, ना ही किसी धर्म का मतलब उसकी आलोचना भी नहीं की जाती है। तो धर्म और राज्य को अलग रखना ही धर्मनिरपेक्ष कहलाता है, धर्मनिरपेक्षता। तो ये जो सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एक धर्मनिरपेक्ष थी। तो अत्यंत विकसित सभ्यता, इस सभ्यता काफी विकसित थी, और इस सभ्यता को बनने में लगभग 1000 वर्ष अभी अधिक समय लगे होंगे, ऐसा अनुमान है। यह विश्वास किया जाता है कि यह सभ्यता गंगा की घाटी तक फैली थी, इसीलिए यह केवल सिंधु घाटी सभ्यता भर ही नहीं बल्कि उससे बहुत अधिक भी है। क्योंकि जैसा कि नाम में ही लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि वैसी सभ्यता जो कि सिंधु नदी के घाटी पर हो। क्योंकि इसका विस्तार बहुत ज्यादा था, इसीलिए ये गंगा के तट तक भी, गंगा के घाटी तक भी इसका विस्तार था। इसलिए अगर सिंधु घाटी नाम दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल ये सिंधु नदी तक ही स्थित था, उसके आगे भी गंगा घाटी तक भी था। कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता सांस्कृतिक युगों का अग्रदूत, यानी कि आगे चल के जितने भी ट्रेडिशन है, जितने भी संस्कृतियां हैं, सभी का अग्रदूत माना जाता है। यानी कि जो सबसे पहले आया हो, जिसको बोल सकते हैं कि लीडिंग करने वाला, लीडर, यानी जो सबसे पहले आया हो और उसके बाद में उसको देखकर दूसरे संस्कृति, दूसरे परंपराएं आए हो, उसको बोलते हैं अग्रदूत। तो सांस्कृतिक युगों का अग्रदूत माना जाता है यहाँ के लोगों को, यहाँ की सभ्यता को। तो ये एक नागर सभ्यता थी, यानी कि ऐसी सभ्यता जो नगर की तरह। तो नगर में क्या होता है, अधिकतर व्यापार होता है, वहाँ पे कृषि कम होता है, कृषि न के बराबर होता है, होता ही नहीं है। तो ये एक नागर सभ्यता थी, और व्यापारी वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका, और वे धनाढ्य थे, यानी कि व्यापारी वर्ग की ज्यादा महत्व थी वहाँ पे। इससे ये पता चलता है कि वहाँ पे व्यापार को अधिक महत्व दिया जाता है, वहाँ पे खेती नहीं होती थी उतनी। और अगर व्यापार की बात करें तो व्यापार भी अलग अलग देशों से अलग अलग जगह पे व्यापार करते थे, जैसे कि फारस, मेसोपोटामिया, मिस्र, ये सभी अलग अलग सभ्यताएं थी उस समय, और इन सभी के साथ सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार चलता था। तो इससे में पता चलता है कि इनके किस तरह से संबंध होते थे दूसरे सभ्यताओं के साथ। सड़कों पर दुकानों की कतारें, दुकानें संभवतः छोटी, यानी जो भी हमें अवशेष मिले हैं उससे ये अनुमान लगाया जाता है कि सड़कों पे दुकानों की कतारें थी, कि लोग सड़कों पे ही दुकान लगाते थे, और वो दुकानें संभवतः छोटी थी। ये सभी अनुमान लगाई हुई चीजें हैं, इसका कोई प्रमुख साक्ष्य नहीं मिला।
अब बात आता है कि आज वर्तमान भारत से इसको किस तरह से हम लिंक करते हैं। तो जैसे कि बताया सिंधु घाटी सभ्यता जो कि 7000 वर्ष पहले की बात है, और आज आधुनिक भारत जो कि वर्तमान है, इसके साथ में कड़ी किस तरह का है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में क्या कौन कौन सी परिवर्तन आए। तो बहुत से ऐसे संस्कृति है जो इस समय सिंधु घाटी सभ्यता में थी और वो आज भी वर्तमान भारत आधुनिक भारत में भी है। तो इतने साल के अंतर होने के बावजूद भी ये कैसे टिक पाए उसके बारे में है। तो निरंतरता की श्रृंखला, इसका मतलब है कि जो संस्कृति पहले सिंधु घाटी सभ्यता या फिर पुराने समय में जो भी देखी जाती थी और आज भी है, इसका मतलब है कि उसको निरंतर उसका पालन किया जा रहा है। मतलब कि अगर आज कोई परंपरा है और हम चाहते हैं कि वो 100 साल बाद भी वो परंपरा रहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका पालन करना पड़ेगा और दूसरों को भी बताना पड़ेगा कि हाँ उसका पालन करें। तो उसी तरह से इस समय के साथ एक कड़ी के साथ जोड़ने के लिए जो कौन सी चीज़ काम करता है तो है निरंतरता की श्रृंखला। जो चीज़ें पहले इस सभ्यता में थी और आज भी है वो किससे जुड़ी हुई है, निरंतरता की श्रृंखला से। वो चीज़ें लगातार चलती रही, जिसके कारण आज भी वो देखी जाती है। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो कि ये दो स्थल मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। तो इसमें क्या बताता है दस्तकारी के बारे में, ठीक है, यानी कि लोग हाथ से सभी दस्तकारी मतलब होता है कि जो हाथ से काम किया जाता हो। और लोक प्रचलित रीति रिवाज, कहने का ये मतलब है कि जब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई हुई तो इससे हमें किस चीज के बारे में पता चला, इससे हमें क्या क्या प्रमाण मिले। तो उनके परंपरा के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में, पोशाक के फैशन के बारे में और लोक प्रचलित रीति रिवाज, यानी ऐसे रीति रिवाज जो कि लोगों में प्रचलित थे। और यही बता कि वे लोग दस्तकारी का काम करते थे, हाथ से चीजें बनाते थे। तो ये सभी चीजें हमें मोहनजोदड़ो हड़प्पा से पता चलते हैं। तो भारत की कहानी, तो भारत की कहानी में कि अब यह एक बच्चे की तरह नहीं बल्कि विकसित सैनिक रूप में दिखाई पड़ता है। यानी अगर बात करें तो भारत अभी वर्तमान में जिस स्थिति है कि हम आधुनिकता के दौर में आ चुके हैं, हमारे पास आधुनिक हथियार है, कई सारी चीजें हैं। तो अभी एक बच्चे की तरह नहीं बल्कि सैनिक की तरह, सैनिक रूप में। तो ये लाइन चूंकि बुक में ही लिखी हुई थी इसलिए मैंने यही पे लिखा है कि आपको समझ में आए इसका मतलब क्या है। कि आज भी एक बोल सकते हैं कि सेल्फ डिपेंडेंट है भारत। हर तरह की जो भी आधुनिक युग में जिस चीज की जरूरत है वो सब कुछ खुद पूरा करता है, वो किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। तो इसीलिए आज एक बच्चे की तरह नहीं बल्कि एक विकसित सैनिक रूप में दिखाई पड़ता है। जीवन के तौर तरीकों से अपरिचित नहीं है। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि जीवन में क्या होना चाहिए, किस तरह दूसरों के साथ संबंध होना चाहिए, ये सभी मालूम है भारत को। कला व उल्लेखनीय तकनीकी में प्रगति, उसने कला के क्षेत्र में और तकनीकी के क्षेत्र में भी काफी प्रगति कर ली है पहले के मुकाबले। जहां पहले ये सभी चीजें नहीं थी किंतु आज ये सभी चीजें भारत में हैं। और वो कौन कौन सी चीजें, जैसे कि सुंदर वस्तुओं का सृजन, अलग अलग वस्तुएं बनाना और अच्छे हमामों व नालियों के तंत्र का निर्माण। अलग अलग जगह पे कंस्ट्रक्शन कार्य, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा हो गया है। जगह जगह पे नालियाँ बनाया गया ताकि पानी को अच्छे से निकाला जाए, कहीं पे भी गंदगी न फैले। ये सभी आधुनिकता के पहचान है। अब इसके बाद का टॉपिक आता है आर्यों का आना, क्योंकि कल हमने बात किया था इसके ऊपर। तो एक मैप के अनुसार हम समझेंगे कि किस तरह से इसका लोकेशन है। तो सिंधु घाटी के लोगों की जानकारी,
तो लोगों की जानकारी नहीं मिलती। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इस सभ्यता के लोग कहाँ से आए, कौन थे, कहाँ से आए, इस सभी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। यानी कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग रहते थे, उनकी उत्पत्ति यहीं पे हुई थी या फिर ये कहीं बाहर से आए थे, ये जानकारी हमें नहीं मिलती है। उनकी संस्कृति इसी देश की होने की संभावना, यानी कि ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उनकी जो संस्कृति है, मतलब जो भी संस्कृति थी उनकी, वो इसी देश की थी। दक्षिण भारत की द्रविड़ जातियों के बीच अनिवार्य समानता, यानी कि ये जो लोग थे, यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता है और यहाँ पे दक्षिण भारत में द्रविड़ लोग थे, तो इनके साथ में एक समानता देखी जाती थी कि जो लोग यहाँ पे है उनके रीति रिवाज, उनकी संस्कृति, सब कुछ यहाँ पे भी देखी जाती थी। यहाँ पे एक पॉइंट है, व्यवहारिक तौर पर हम उन्हें भारत के निवासी मान सकते हैं, क्योंकि यदि वे प्राचीन समय में यहाँ आए भी थे तो यह घटना मोहनजोदड़ो के समय से कई हजार वर्ष पहले घटी होगी। लेकिन हम व्यवहारिक तौर पर ये मान कर चलते हैं कि ये जो लोग थे सिंधु घाटी सभ्यता के, वे भारत के ही निवासी थे, क्योंकि अगर ये प्राचीन काल में अगर कहीं से आए भी होंगे तो कई साल वो लोग यहाँ पे रह गए, और वो जो घटना थी वो मोहनजोदड़ो के समय से पहले की थी, बहुत पहले की। तो इसलिए हम ये मानकर चलते हैं व्यवहारिक तौर पे कि उस सभ्यता के लोग यहीं के थे, भारत के ही निवासी थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, अब इस सभ्यता का पतन किस तरह से हुआ, इतने विकसित सभ्यता, इसका पतन होने का क्या कारण था? तो जैसा पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इसको कोई भी ठोस प्रमाण नहीं है, विद्वानों में मतभेद है इसके पतन को लेकर, इसके पतन के कारणों को लेकर। तो जो भी कारण दिए जाते हैं वो सभी लिखा हुआ है यहाँ पे। अकस्मात दुर्घटना, कि एक ऐसी दुर्घटना घटी जिसका कोई प्रमाण नहीं है, जिसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है, ऐसी दुर्घटना घटी होगी, ये एक बात आती है। दूसरा, सिंधु नदी में आए भयंकर बाढ़ के कारण, क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी के नजदीक में सटा हुआ है, इसीलिए ऐसा अनुमान है कि सिंधु नदी में अक्सर बाढ़ आते रहता है। तो उसी बाढ़ के कारण कभी ऐसा हुआ होगा कि भयंकर बाढ़ आई हो और सभ्यता के लोग समाप्त हो गए हों। तो दूसरी बात ये हो गई। तीसरा था मौसमी परिवर्तन, कि मौसम में, जलवायु में परिवर्तन आया होगा और धीरे धीरे जमीन का सूखना, और धीरे धीरे जमीन क्या होगी, सूख गई होगी। मौसम में परिवर्तन आया होगा और जमीन धीरे धीरे सूख गई होगी। खेतों पर रेगिस्तान छा जाना, यानी कि खेती धीरे धीरे समाप्त हो गई, यानी कि लोगों को खाने के लिए अन्न नहीं मिल रहा होगा। तो इस तरह से मौसमी परिवर्तन के अनेक दुष्प्रभाव देखने को मिले होंगे, जिसका अंतिम परिणाम यही निकला होगा कि सभ्यता के लोग धीरे धीरे समाप्त हो गए। तो ये तीसरी बात हुई। ये सभी क्या संभावनाएं हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है, ये प्रमाणिक बातें नहीं है। मोहनजोदड़ो के खंडहर से प्रमाण, यानी मोहनजोदड़ो के जो खंडहर मिले हैं उससे कुछ प्रमाण मिलते हैं इस सभी के बारे में, और विशेषकर ये जो बात बोली गई रेगिस्तान वाले, इस बात से जुड़ी हुई कुछ प्रमाण मिलते हैं। बालू की तह पर तह जमना, यानी कि ऐसा देखा गया कि बालू जो है लेयर बाय लेयर था, एक लेयर के बाद में दूसरी लेयर, इस तरह से वहां पे स्थिति मिली थी मोहनजोदड़ो के खंडहर में। सतह के ऊंचे उठने के कारण शहर की दीवारें ऊंची उठती गई, जैसे जैसे सतह ऊपर उठती गई लोग समाप्त होते गए। तो आगे जो भी लोग आए, ऐसा नहीं है कि अगर सभ्यता समाप्त हो गई तो एक बार ही पूरे लोग समाप्त हो गए होंगे, कुछ लोग रहे भी होंगे। तो जो लोग बचे, तो जो पुराने जो ढह गए थे घर, उसके ऊपर वे घर बनाने लगे, और इस तरह से सतह धीरे धीरे ऊंची होती गई, शहर धीरे धीरे ऊंचे होते गए। जिस रेत के कारण पूरी शहर ढह गई थी, उसी ने इन अवशेषों को सुरक्षित भी रखा। तो सवाल यह था कि इतना जो पुराना है, इतना पुराना सभ्यता के बारे में हम आज जान रहे हैं, उसके अवशेष मिल रहे हैं, लेकिन वो अवशेष इतने समय तक बच कैसे गए, इसका क्या कारण? तो जैसे कि यहाँ पे रेत के बारे में बताया गया, बालू के बारे में,
तो जिस बालू के अंदर ये जो घर थे ये ढह कर रह गए, तो उसी बालू में ये सुरक्षित भी रह गए। वो चीजें अभी तक थी, अभी तक वहां पे है, जिसके कारण आज हमें उस सभ्यता के बारे में, उस समय के बारे में, उस समय के लोगों के बारे में पता चल रहा है। तो एक ये कारण आ सकता है। नई सभ्यता आते हैं, ये तो हो गई सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में। आते हैं नई सभ्यता के बारे में कि ये सभ्यता तो समाप्त हो गई, इसके बाद में जो नई सभ्यता आई उसके बारे में क्या बात है। तो नई सभ्यता में कौन थे? तो आर्य लोग थे, जिसके बारे में आर्यों का आना टॉपिक भी है। समझ आता है कि सिंधु सभ्यता के पतन के 1000 वर्ष बाद, ऐसा अनुमान है कि सिंधु सभ्यता का जब पतन हुआ उसके 1000 साल बाद आर्यों का आगमन हुआ। ठीक है। और इस सभ्यता में एक चीज देखी गई कि कृषि को बढ़ावा दिया गया। जहां हम पढ़ चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोग व्यापारी थे, अधिकतर व्यापार, अलग अलग देशों के साथ वे व्यापार करते थे। कृषि की उतनी महत्व नहीं थी, लेकिन जब आर्य लोग आए तो इन्होंने कृषि को बढ़ावा दिया। अब एक ऐसा भी अनुमान लगाया जाता है कि आर्य एक साथ नहीं बल्कि उत्तर पश्चिम दिशा से एक एक के बाद एक कई बार आए। तो जैसे यहाँ पे बताया गया है कि जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ तो उसके 1000 वर्ष बाद ये आर्य लोग आए। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मतलब आर्य लोग कहीं थे और 1000 वर्ष बाद में सीधे चले आए यहीं पर। ये तो अनुमान की बातें हैं। लेकिन दूसरी अनुमान ये भी है कि हो सकता है कि वे लोग एक साथ न आए हो, वे उत्तर पश्चिम दिशा से, भारत के उत्तर पश्चिम दिशा से एक के बाद एक कई बार आए हो, यानी धीरे धीरे वे लोग आते रहे हो। जिस तरह से अंग्रेज धीरे धीरे आए थे, उसी जैसे जिस प्रकार कबीले और जातियां आते रहे और भारत में जज्ब होते रहे। धीरे धीरे लोग आए अलग अलग जगहों से और यहाँ भारत की संस्कृति में मिलते गए। इस तरह से हुआ होगा। तो ये दो अनुमान है, दोनों आपको ध्यान में रखना है कि एक तो ये कि सभ्यता के पतन के 1000 वर्ष बाद में आर्यों का आगमन हुआ, लेकिन दूसरा अनुमान ये भी है कि ये लोग उत्तर पश्चिमी दिशा से एक के बाद एक उसी तरह से आए होंगे जिस तरह से कोई कबीले आते हैं, यानी कि ग्रुप में लोग आते हैं। पहला बड़ा सांस्कृतिक समन्वय, इसका मतलब होता है मेल जोल, एक दूसरे का मिलाप। तो इसका क्या मतलब है? जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, उसके 1000 वर्ष बाद में आर्यों का आगमन। लेकिन अगर संस्कृति की बात करें तो जैसा कि पिछले मैंने बात किया था कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ के लोग तो थे ही, साथ में यहाँ के कुछ लोगों के साथ समानता देखी जाती थी दक्षिण भारत के द्रविड़ों के पास। तो दक्षिण भारत में जो द्रविड़ जातियों के जो लोग रहते थे उनके बीच में समानताएं थी, यानी कि ये समझे कि यहीं के कुछ लोग यहाँ पे रहते थे। तो यहाँ पे तो कुछ जो भी मौसम परिवर्तन आए, यहाँ के लोगों का पतन हो गया, यहाँ के लोग अब नहीं रहे। लेकिन यहाँ जो दक्षिण भारत में जो द्रविड़ लोग हैं, इनके तो वंशज अभी होंगे। इनके वंशज मतलब कि समझ सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का अभी अस्तित्व है यहाँ पर। तो उसी तरह से जब आर्य लोग आए, जब आर्यों का आगमन हुआ तो पहला समन्वय हुआ, उन दोनों के संस्कृति के बीच में मिलाप हुआ। जैसे आर्यों का अपना अलग संस्कृति और द्रविड़ जाति के लोगों का अपना अलग संस्कृति। तो ये दोनों जब संस्कृति आए तो दोनों का आपस में समन्वय हुआ, दोनों आपस में मिलजुल गए। और इन्हीं दोनों के मिलने से एक भारतीय जातियां व बुनियादी भारतीय संस्कृति का विकास हुआ, यानी कि भारतीय संस्कृति का फाउंडेशन तैयार हुआ इन दोनों के मिलने से। एक बार फिर समझते हैं कि आर्य लोग अपना आए, उनकी संस्कृति अलग थी, और यहाँ पे जो द्रविड़ जाति के लोग हैं जो दक्षिण भारत में भी रह रहे हैं, और ये संभवतः किसके, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिनिधि थे। यानी कि अगर इनकी संस्कृति जीवित है, मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति जीवित है, तो आर्यों का जो एक अलग संस्कृति आया और इनका जो अलग संस्कृति है, दोनों मिलकर एक
दोनों का मिलाप हुआ, मेल जोल हुआ और एक भारत के एक नए संस्कृति का फाउंडेशन तैयार हुआ। तो भारतीय जातियां व बुनियादी भारतीय संस्कृति का विकास हुआ। ठीक है, और वहीं उसके बाद में चलता आया वर्तमान तक, अभी तक वो चलता आया। इसके बाद भी बहुत सी जातियां आई, किंतु वे इसी संस्कृति में घुल मिलकर रह गए। इसके बाद में भी आए, लेकिन इस तरह का कभी समन्वय नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि जब पहला एक बड़ा सांस्कृतिक समन्वय हुआ, जहाँ पे दो संस्कृतियों का आपसी मेल जोल हुआ और एक भारत के एक सांस्कृतिक बुनियाद, एक फाउंडेशन तैयार हुआ, उसके बाद में जो भी जातियां आई अलग से, जो भी अलग संस्कृति आई, वो इसको प्रभावित नहीं कर पाई। इसके विपरीत वे इसी में जज्ब हो गए, इसी में मिल गई। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। मैंने 2 टॉपिक पढ़ा था और उसका फ्लो चार्ट ये है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और एक और बात ये कि अभी त्योहार का समय चल रहा है, इसलिए मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, लेकिन परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर परीक्षा होने तक ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।